नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था को जानने के क्रम में हम सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह किन आधारों पर टिकी हुई है ना। तो चलिए देखते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था मूल रूप से 3 आधार स्तंभों पर टिकी है। एक है कार्यपालिका, विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, इसके पश्चात उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। विधायिका के अंतर्गत आती है संसद और न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं देश का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय। संसद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 3 चीजों से मिलकर बनती है, 3 अवयव होते हैं इसमें। एक होता है राष्ट्रपति, इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद 3 अवयवों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा अर्थात प्रथम और निम्न सदन, इसके पश्चात राज्यसभा, जिसे हम द्वितीय और उच्च सदन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कार्यपालिका की। आखिर कार्यपालिका कहते किसे हैं? विधायिका द्वारा बनाई गई विधि व कानूनों को संचालित करना, यानी प्रशासन को विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के अंतर्गत जो है संचालित करना, प्रशासन को चलाना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका एक तरीके से सरकार का अंग ही होती है जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए प्रावधानों और कानूनों से उस देश का संचालन करती है। विधायिका वह होती है जो विधि कानून का निर्माण करती है। न्यायपालिका का कार्य है संविधान में उपबंधित कानूनों के तहत कानून का पालन करना, और जो उन कानूनों को नहीं मानता है न्यायपालिका क्या करती है, उसको दंडित करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने राज्य व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर फ्लोचार्ट के माध्यम से समझा। आज जो वीडियो अब जिस बिंदु पर शुरू होगा वह पूरी तरह फोकस होगा राष्ट्रपति के ऊपर। तो चलिए राष्ट्रपति को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे उसे हम सीधे अनुच्छेदों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो उपबंध है वह है भाग 5 संघ के अंतर्गत प्रावधानित है, जो कि शुरू होते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में
उपबंधित है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। इसके अंतर्गत उपबंधित है कि जो राष्ट्रपति है वह देश का संवैधानिक व कार्यपालिका का प्रमुख, या कह सकते हैं उसको प्रमुख या प्रधान, ठीक है, व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है संवैधानिक व कार्यपालिका प्रमुख होगा और देश का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53 देखते हैं। अनुच्छेद 53 में उपबंधित अर्थात वर्णन है। क्या वर्णन है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात इसका क्या मतलब है कि जो कार्यपालिका की शक्ति, चूंकि यहाँ पर अनुच्छेद 52 में हमने देखा कि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अतः वह कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 53 के तहत लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। क्यों? क्योंकि वह देश का संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख या प्रधान व्यक्ति होता है। चलिए, तो इस शक्ति का प्रयोग वह संवैधानिक रूप से, यहाँ पर संवैधानिक रूप का तात्पर्य इसीलिए महत्व इसीलिए है क्योंकि अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वह इसी संविधान का अतिक्रमण, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग जब ऐसी स्थिति प्रतीत होती है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अतः यहाँ पर उस शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग हुआ है संवैधानिक रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी। यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है मंत्री परिषद, अनुच्छेद 74 में वर्णित, उनके माध्यम से वह करेगा। चलिए, यहाँ पे हमने आर्टिकल 53 को समझा। इसके आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 54 यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर हमारे देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख व्यक्ति की बात हो रही है, उसके निर्वाचन की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत हम न केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात उसके निर्वाचक मंडल की, उसमें निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, किस प्रकार के सदस्य कहाँ से आएंगे, उन सभी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम
जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी भी भूमिका को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी सबसे पहले तो इसका प्रावधान देख लेते हैं। इसका जो प्रावधान है यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में उपबंधित है तथा इसमें सुधार कब किया गया, इसमें एक सुधार भी हुए हैं 1974 में। चलिए ठीक है, ये तो हमने देख लिया प्रावधान। इसकी आगे बात करते हैं आप। चलिए, तो सबसे पहले देख लें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। निर्वाचन में यहाँ पर लिख देते हैं हम अपने समझने हेतु, शामिल होने वाले। इसे हम एक फ्लो चार्ट के ही माध्यम से समझेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज चीजें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैप्चर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद, विधानमंडल, मंडल। ठीक है, संसद अर्थात लोकसभा, निम्न सदन जिसे कहते हैं, और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्य सभा, ठीक है, राज्यसभा। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा सभा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा से कैसे सदस्य आते हैं, तो इनसे आते हैं, इन दोनों से सिर्फ निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसी प्रकार राज्यों की विधानमंडल अर्थात विधानसभा से कौन आता है, यहां से भी निर्वाचित सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य आते हैं। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में 1992 में 70वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, 1992 में कौन सा संविधान संशोधन होता है, 70वां संविधान संशोधन, CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन होता है कि NCR दिल्ली अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन व पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। चलिए एक बार समझ लेते हैं। हमने देखा राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन शामिल होगा, संसद से लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। 1992 में 70वां संविधान संशोधन होता है जिसके अंतर्गत NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। चलिए, ये तो हमने देख लिया कौन कौन शामिल होते हैं। अब कौन शामिल नहीं होते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होने वाले कौन कौन शामिल नहीं होते, जिन्हें कि एक होते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। विधानसभा के भी
मनोनीत सदस्य। इसी प्रकार एनसीआर दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा की, यहाँ पर लिख देते हैं विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। चलिए समझ लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं पाता तो दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। वो दो मनोनीत सदस्य, और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो 12 सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होंगे। कुल मिला के लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे संसद से। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत करता, वह मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं अपने समझने हेतु, ठीक है। इसी प्रकार दिल्ली, एनसीआर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं, राज्यों की विधान परिषद, यहाँ के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। चलिए, तो हमने देख लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 54 में हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिया कि उसमें कौन कौन शामिल होंगे, संसद, राज्यों के विधानमंडल और एनसीआर दिल्ली व पुडुचेरी, जो कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। न शामिल होने वाले सदस्यों को भी देखा। अब अनुच्छेद 55 में उपबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से तात्पर्य यहाँ पर उन प्रावधानों से है या ऐसी विधियों से है जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा या उसकी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। उपबंध किसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन का, उपबंध देख लेते हैं। उपबंध किसमें है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में, ठीक है, इसमें उपबंधित है। प्रक्रिया क्या होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, ठीक है, आधार क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, ठीक है। इसमें क्या चीज होगी, इसमें समरूपता व समतुल्यता होगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है,
यहाँ पर उपबंध किसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन का, तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में उपबंधित है। प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। इसमें जो कि राज्य और संघ दोनों भाग लेते हैं, अतः समरूपता व समतुल्यता का भी यहाँ पर देखी जाएगी कि राज्य और संघ के बीच में जो भी वहां से निर्वाचित सदस्य और उनके मतमूल इत्यादि में समरूपता व समतुल्यता देखी जाएगी। चलिए हम एक एक शब्द को बड़ी ही आराम से और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं समरूपता व समतुल्यता को समझना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों में समरूपता व संघ व राज्यों के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता। ठीक है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए हमने अभी अभी देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उन्हीं अर्थात देश में जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतमूल्यों की गणना भी, अर्थात जो गणना होगी मतमूल्यों की, वो एक ही प्रकार से फॉलो की जाएगी। अर्थात उनकी जो प्रक्रिया होगी मतमूल्यों के गणना की वो एक ही रूप में होगी। एक ही प्रकार की प्रक्रिया सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों के गणना में प्रयोग की जाएगी। उसी प्रकार संघ व राज्यों का प्रतिनिधित्व समतुल्य अर्थात समानता भी देखी जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों का योग तथा सदन तथा संसद अर्थात दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों का योग में समतुल्यता या समान होगी। अभी अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और संसद अर्थात दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उनके मत मूल्यों के योग में और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों में क्या देखा जाएगा, समतुल्यता देखी जाएगी। तो चलिए हमने अभी कुछ प्रक्रियाओं कुछ शब्दों को समझा। अब हम समझते हैं कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य है उनकी गणना, अर्थात एक राज्य है जैसे
उनके जो विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, उनका मत मूल्य कैसे निकालते हैं, या उस राज्य का, पर्टिकुलर राज्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे संविधान में 2001 में 84वां संविधान संशोधन होता है, क्या कि 2026 तक, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनगणना होगी 2026 तक, यहाँ लिख देते हैं, जनगणना किसके अनुरूप ली जाएगी? 1971 में हुई जनगणना के अनुरूप। ठीक है, एक ये छोटी सी चीज बतानी थी। चलिए अब निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं। तो हमें उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले एक निर्वाचित सदस्य का हम मत मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए, एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कैसे निकलता है? तो हमें क्या करना होगा? उस राज्य की विधान सभा के सभी, यानी जितने निर्वाचित सदस्य हैं उस विधानसभा में, सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या में किसका गुणा करना पड़ेगा? 1000 का। ठीक है, हमने उस राज्य की विधानसभा की जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या में 1000 का गुणा किया। इसके पश्चात हमारे पास एक संख्या आएगी। उस संख्या से हमें उस राज्य की जितनी भी, अर्थात कुल संख्या से हम क्या कर देंगे? उसका विभाजन कर देंगे। यहां पर उस राज्य की कुल जनसंख्या हमने क्या देखा था कि 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 1971 में हुई जनगणना यहाँ पर ली जाएगी। कब तक? 2026 तक। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? निर्वाचित सदस्य संख्या किसी राज्य की कितनी है? 230 है। ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है 1971 के अनुरूप? 1971 में हुई जनगणना, उसके अनुरूप कितनी वहाँ की जनसंख्या 316,625 है। मान लीजिए वहाँ के विधायक का मत मूल्य 131 है। ये हमने ले ली यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1971 में हुई जनगणना के अनुरूप कितनी है? ये रहा जनगणना और ये रहा वहाँ के एक विधायक का, अर्थात निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य। विधानसभा में विधायक अर्थात निर्वाचित सदस्य, तो उसका मत मूल्य 131 है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है। यदि इस प्रक्रिया के पश्चात जो मत मूल्य आता है एक निर्वाचित सदस्य का, यदि वह 500 या
500 से अधिक होगा तब प्राप्त संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में हम क्या करेंगे, पहले 1000 का गुणा करेंगे, फिर जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी उससे हम उस राज्य की कुल जनसंख्या अर्थात कुल यहाँ पर जनसंख्या में विभाजित कर देंगे। और वह जनसंख्या कब की होगी, 1971 में हुई जनगणना के अनुरूप। कब तक, 2026 तक। अब हमारे पास जो प्राप्त आंकड़ा होगा या संख्या होगी, यदि वह 500 या 500 से अधिक है तब उसमें हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जब हमने एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकाल लिया, अब हमें उस राज्य, ठीक है यहां पर सीधे लिखते हैं, राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे। तो जो हमने उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकाला है उसमें यहां पर लिखते हैं एक उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य में, है ना, हमें ये वाला पता है कि एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या है, तो उसको यहां रख देंगे, उसमें गुणा करेंगे उस राज्य विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक निर्वाचित सदस्य की जो हमने मत मूल्य वो तो हमने निकाल लिया, तो उसके आधार पर हम राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य में गुणा कर देंगे किसका, उस राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। तो हमें उस पर्टिकुलर राज्य की विधान सभा का मत मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे एक उदाहरण समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 है। 1971 में हुई जनगणना के अनुसार इतनी जनसंख्या है किसी राज्य की, और हमने यहाँ पर निकाल के रखा है कि जो विधायक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य 131 है, उसको यह जो आंकड़ा दिया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमें अगर वो संख्या 500 या 500 से अधिक होगी तो उसमें +1 कर देंगे। अब हमने यहाँ पर देखा कि राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य अर्थात 131 में गुणा कर देंगे उस राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में। ये कर दिया, तो इसके पश्चात जो हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी लगभग कितनी, 131 ऐसा कुछ ऐसी संख्या प्राप्त होगी। ये एक्यूरेट तो नहीं है, लगभग ऐसी ही एक संख्या प्राप्त होगी। तो यह होगी उस राज्य की विधानसभा का मत मूल्य। इसी प्रकार यही प्रक्रिया देश के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य की गणना में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसे ही समरूपता कहते हैं।
तो अभी हमने देखा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों, उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल की गणना। अब हमें देखना है दूसरा पक्ष, अर्थात संसद सदस्यों के मतमूल की गणना कैसे करते हैं। तो मान लीजिए किसी राज्य का, ए राज्य है कोई, उसका मतमूल, उसकी विधानसभा का मतमूल आता है कुछ भी, यहाँ पर मैंने जैसे अभी 30,131, बी का 35,540, डी का 40,542 ऐसे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, संसद सदस्यों के मतमूल की गणना के लिए ये जो सभी राज्य हैं इनको इनके मतमूल्य को क्या कर देना है, जोड़ देना है। संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मतमूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों की विधानसभा के मतमूल्यों को जोड़कर संसद में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की कुल संख्या से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो निकल आएगा क्या, यहाँ पर संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मतमूल्य। चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मतमूल्य। अभी अभी मैंने जस्ट कहा कि जितनी भी हमारे देश में राज्य में विधानसभाएं हैं, सभी राज्य विधानसभा के मत मूल्यों का योग, ठीक है। इसमें किसका भाग दे देंगे हम, इसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो हमारे पास संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मतमूल्य निकल आएगा। चलिए अब हम समझते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो जब प्रत्याशी अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है, तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभ्यर्थी या प्रत्याशी एक से अधिक हो, यानी मोर देन वन हो, तब जो मत होगा वह मत वरीयता के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें जो प्रत्याशी होता है उसे क्या करना पड़ता है, जो प्रत्याशी है उसे प्रत्याशी को 50% अर्थात आधे से अधिक मत प्राप्त करना होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूनतम कोटा कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम कोटा, इसको हम ऐसे समझते हैं बड़ी ही आसान भाषा में, न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल पड़े वैध मतों का, ठीक है, कुल पड़े वैध मत में 2 से भाग दे देंगे और +1, अर्थात जो प्रत्याशी है उसे कुल पड़े वैध मतों का आधे से अधिक प्राप्त करना होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूनतम कोटा। अब ये मत वरीयता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। चलिए यहां पर समझते हैं मत वरीयता क्या होती है। मत वरीयता से तात्पर्य है, मान लीजिए हमने अभी देखा कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके अंतर्गत यदि प्रत्याशी एक से अधिक, यानी 1 प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4
ABCD 4 जो है राष्ट्रपति पद हेतु अपना नामांकन दाखिल करते हैं और निर्वाचन में शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर वरीयता का क्रम, अर्थात इनको ए को मिलते हैं 950 मत, बी को मिलते हैं 700, सी को मिलते हैं 500 और डी को मिलते हैं 350। तो यहाँ पर प्रथम चक्र की मत गणना होगी। ठीक है, जिसमें ए को 950, बी को 700, सी को 500 और डी को 350 मत मिले हैं। चूंकि यहाँ पर डी को अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा सबसे कम वोट मिले हैं, तो ये राष्ट्रपति की चुनाव जो है उससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब इनका जो मत पत्र होगा इसमें द्वितीय वरीयता देखी जाएगी कि किसको, मतलब इनके पश्चात इनके मत पत्र में अन्य 3 अभ्यर्थियों को कितना मत मिला है। तो मान लीजिए यहाँ पर द्वितीय चक्र की गणना होगी। ठीक है, यह हो गई प्रथम चक्र। अब होता है यहाँ पर द्वितीय चक्र शुरू राष्ट्रपति की निर्वाचन मतगणना का। तो मान लीजिए डी के मत पत्र में द्वितीय वरीयता में ए को मिले हैं 50, बी को मिले हैं 100, सी को मिले हैं 200। चलिए अब इसकी गणना कर लेते हैं। तो ए के हो गए कितने, 1000 मत, बी के हो गए कितने, 800 मत, सी के हो गए कितने, 700 मत। चलिए ये द्वितीय चक्र चल रहा है। अब द्वितीय चक्र की गणना में सबसे कम किसका है, सी का। तो यहाँ पर सी भी यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रतिस्पर्धा से बाहर टर्मिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सी के मत पत्र में देखा जाएगा कि सी के मत पत्र में सी के अलावा अन्य 2 अभ्यर्थियों को कितने मत मिले हैं। तो चलिए यहाँ पर तृतीय चक्र शुरू होता है। चक्र इसमें देखा जाता है कि इनके में सी के मत पत्र में जो वरीयता है, सी के अलावा यहाँ पर मान लीजिए डी को 200 मिल जाते हैं और सी के मत पत्र में बी को मिलते हैं 500। ठीक है, अब तृतीय चक्र की गणना होगी। तो यहाँ पर ए के हो जाते हैं 1200 और बी के हो जाते हैं 1300। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया था न्यूनतम कोटा ज्ञात करने के लिए हमने देखा था कि कुल पड़े वैध मत बटे 2 + 1 है ना, यानी आधे से अधिक हमें प्राप्त करना होता है। मान लीजिए यदि न्यूनतम कोटा 1251 है, तो क्या हम यहाँ पर यह नहीं देख सकते कि इनमें से किस प्रत्याशी ने न्यूनतम कोटा अर्थात 1251 मत प्राप्त कर लिए हैं? जी हाँ, बी ने यहाँ पर 1251 अर्थात न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लिया है, जबकि ए ने नहीं प्राप्त किया है। तो यहाँ पर विजयी कौन होता है? बी, अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचन में न्यूनतम कोटा किसने प्राप्त कर लिया? बी। भले ही वो इससे पहले ए से पीछे चल रहा हो मतगणना में, परंतु अंत में जो न्यूनतम कोटा है वो किसने प्राप्त किया? बी ने। तो दोस्तों ये कहलाता है मत वरीयता का क्रम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न जो जानकारी हैं अनुच्छेदों के माध्यम से आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एवं नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।